नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में खासी चर्चा में रहने वाले युवा नेता कन्हैया कुमार और नीतीश कुमार के सिपहसालार रहे प्रशांत किशोर के बारे में। साथ ही बात करेंगे बिहार आंदोलन से निकले उन नेताओं की जो अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। साथियों, मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मैं आपको आज तक की बिहार की राजनीति को समझा पाऊँ। प्रशांत किशोर और कन्हैया ने बड़े ज़ोर शोर से 2020 बिहार चुनाव की तैयारी शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते दोनों का हाल प्रवासी मजदूरों से भी बुरा हो गया। दोनों ही चुनाव सीन से नदारद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से 1.5 साल पहले तक जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में पार्टी से निष्कासित प्रशांत किशोर ने बिहार की बात की थी। माना जा रहा था इस बार वह चुनाव में बैकडोर की जगह फ्रंट पे आकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिलचस्प यह भी है कि वह इलेक्शन तो लड़े नहीं, साथ ही बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। एक और जहां चुनाव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेता और दल अलग अलग दावे और वादों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर का इस चुनाव में कोई ट्वीट तक नहीं आया है। उनका आखिरी ट्वीट जुलाई में कोरोना के संबंध में आया था, ना कि चुनाव के। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार प्रशांत ने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को समझाया कि वह राज्य का आखिरी विधानसभा चुनाव है, जिसके बाद पुराने समाजवादी नेताओं की पीढ़ी नेपथ्य में चली जाएगी। ऐसे में उन्हें बड़ा रिस्क लेना चाहिए। वहीं एलजेपी के प्रवक्ता अंसारी ने इन दावों को बेकार बताते हुए खारिज किया है। बिहार चुनाव के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से बदला लेने और अपने करीबी नरेंद्र मोदी की मदद करने के मकसद से प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर अपनी ताकत, दिमाग और संपर्कों का फ़ायदा चिराग पासवान को दिला रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। पिछले दिनों सोशल मीडिया में यह भी चर्चा थी कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार बछावरा से अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब महागठबंधन में शामिल बछावरा की सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई है। कम्युनिस्ट पार्टियों के उम्मीदवारों की भी सूची जारी होने के बाद ये साफ हो गया था कि कन्हैया कुमार अब बिहार का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कन्हैया कुमार ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार की तारीफ़ की थी। नीतीश की तारीफ पर उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करेगा मैं उसे अच्छा कहूँगा। 2020 के शुरू में ही कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव को लेकर खासे सक्रिय रहे और अक्सर बताते रहे कि चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। कन्हैया कुमार सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में बिहार में निकले थे और उनको कई जगह लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा था। 1-2 जगह तो काफिले पे लोगों ने हमले भी किए और पुलिस ने बहुत मशक्क़त करके उनको वहाँ से निकाला था। वहीं दूसरी ओर जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने भी बिहार के विकास के रास्ते पे ले जाने वाले पुरजोर वकालत करते हुए पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लग रहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वह प्रभावी भूमिका को निभाएंगे, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्रशांत किशोर ने एक मुहिम शुरू की थी, बात बिहार की। मुहिम को लेकर लंबे चौड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही सब ठंडे बस्ते में पड़ गया। वजह भी कोई ऐसी नहीं दिख रही थी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते दुनिया की बाकी चीज़ों की तरह परंपरागत राजनीति के तौर तरीके बदल गए। सोशल मीडिया और वर्चुअल कैंपेन का ही एक सहारा बचा था, जो सत्ता पक्ष के लिए तो ठीक था, लेकिन विपक्षी खेमा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। वहीं पीके सोशल मीडिया में चैंपियन होने के बावजूद भी दम साधे घर पे बैठे रहे। गौर किया जाए तो कोरोना लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा और बुरा असर अगर किसी पे पड़ा तो वह प्रवासी मजदूर थे, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखें तो प्रशांत और कन्हैया का हाल तो उनके जैसा भी नहीं लग रहा। कम से कम बिहार की राजनीति के मामले में ऐसा ही है। प्रवासी मजदूरों के साथ एक बात तो है कि विधानसभा चुनाव में एक वोट बैंक के रूप में उनकी पूछ बनी हुई है, लेकिन पीके और कन्हैया की आजकल कहीं भी कोई डिमांड नहीं है और ना ही कोई आवाज़ आ रही है। प्रशांत किशोर और कन्हैया ने जिस तरह बिहार चुनाव को लेकर तत्परता दिखाई थी,
फोर्ब मैगजीन ने दुनिया के टॉप 20 निर्णायक लोगों की एक सूची जारी की थी। सूची में कन्हैया कुमार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अगले दशक का निर्णायक चेहरा बताया था। सूची में कन्हैया कुमार 12वें स्थान पर तो प्रशांत किशोर 16वें पायदान पर थे। वैसे तो शरद यादव भी बीमारी के चलते इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे, पर उनकी बेटी सुभाषिनी राज राव खासी चर्चा में है। वह कांग्रेस के टिकट पर माधवपुर के बिहारीगंज क्षेत्र से चुनाव क्षेत्र में है। वहीं बॉलीवुड स्टार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की भी इस बिहार चुनाव में पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। कांग्रेस ने उन्हें पटना जिले के बांकीपुरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। क्या यह दोनों पहली बार चुनाव लड़ते हुए अपना राजनीतिक खाता खोल पाएंगे? वहीं नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी और युवकों से जुड़े मुद्दों पर लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव द्वारा की गई 10 लाख युवकों को रोजगार देने की घोषणा ने मतदाताओं के बीच उनकी छवि को बदलने की अहम भूमिका को निभाया है। यह तो मानना ही पड़ेगा, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात का बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है। तेजस्वी का बीपीएल मुक्त बिहार और 10 लाख नौकरियों के वादों ने नीतीश कुमार सरकार की नींद उड़ा दी है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार की आबादी अभी 12.5 करोड़ है और उसमें 58% युवा हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 18-19 साल के 7,14,000 वोटर हैं और 30 से 39 साल के करीब 2 करोड़ मतदाता हैं। साफ है, तेजस्वी यादव ने इन युवा वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही सत्ता में आने की कैबिनेट की पहली ही बैठक में पहली दस्तखत से 10 लाख नौकरियों का इंतजाम करने का वादा किया है। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने रोजाना 10 लाख रोजगार का वादा किया है, लेकिन वह भूल रहे हैं कि मनरेगा के जरिए रोजगार और सरकारी नौकरी में फ़र्क सबको अच्छी तरह से मालूम है। यूपी में अखिलेश यादव की छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुफ्त बिजली पानी के वादों का असर देखा जा चुका है। भले ही तेजस्वी यादव के वादों को नीतीश कुमार यह कहकर खारिज कर रहे हैं कि वह इस बड़ी तादाद में लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन लगता है वह भूल गए हैं कि अगर लोगों ने तेजस्वी यादव के वादों को अच्छे दिन की तरह अपने मन में बिठा लिया तो एक बार फिर उनको 2014 के आम चुनाव जैसे नतीजे निराश भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात इतिहास के पन्नों से, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी एक बड़े नेता के रूप में राष्ट्र में उभरे थे। उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और बृज किशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियों का समर्थन प्राप्त हुआ था। 1946 में बिहार की पहली सरकार का नेतृत्व 2 प्रतिष्ठित नेताओं श्री बाबू, जो कि श्री कृष्ण सिंह के नाम से जाने जाते थे, और अनुग्रह बाबू, जो कि अनुग्रह नारायण सिंह के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने साझा किया था, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बने। वहीं आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के साथ राजेंद्र बाबू एकमात्र नेता थे जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह भी बिहार से आते थे। 1974 में जेपी ने बिहार राज्य के छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया, जो कि धीरे धीरे एक लोकप्रिय जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसे संपूर्ण क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इस आंदोलन की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। आजकल बिहार के सारे समाजवादी नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के हिस्सा होते थे, जैसे लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव या फिर सुशील मोदी। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए आने वाला समय बहुत नाजुक है। नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए खतरा सिर्फ वही है जिसके लिए तेजस्वी यादव फील्ड में उतरे हैं। समुद्र मंथन की तरह फील्ड में वह उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के सबसे बड़ी कमजोरी रही हैं और बीजेपी अब तक जिसे हासिल नहीं कर सकी है। नीतीश कुमार की मुश्किल बिहार में मजबूत जनाधार ना होना है।
बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जैसा कोई मजबूत नेता ना खड़ा कर पाना भी उनकी एक कमजोरी रही है। करीब 1 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव आज लगभग 5 साल बाद नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन के आए हैं। तो स्वाभाविक तौर से सियासत में उनके सफ़र, समझ और संभावनाओं को आंकलन करना ही होगा। क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव वह चेहरा बन पाएंगे? नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव के ऐलान पर बोले तेजस्वी यादव, मेरी बात सच हुई, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। क्या नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी तेजस्वी यादव पर दाव लगाएगी? यह आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। साथियों, आपको मेरा बिहार इलेक्शन एपिसोड कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि YouTube आपको मेरे सारे अपडेट और नए वीडियोस की जानकारी दे दे। नमस्कार।